बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल पर। आज भारत के प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष अन्वेषण पर वैश्विक सम्मेलन में आज अपना संबोधन दिया है। उनके संबोधन से जो कुछ भी मेन पॉइंट्स निकल करके आए हैं उस पर आधारित मैं आप लोगों को मेंस में कैसे उत्तर लिखा जाएगा इस पर डिस्कशन कर देता हूँ शॉर्ट में। तो आज का उनका जो संबोधन रहा है उससे मेंस प्रश्न बनते हैं। तब जब उन्होंने भारतीय अंतरिक्ष मिशन की सारी उपलब्धियों की गिनती उन्होंने कराई है। तो जब वो गिनती करा रहे थे तो उसमें ये निकल कर के बात सामने आ रही थी कि या तो भारत में अंतरिक्ष यात्रा, आपसे सवाल पूछा सकता है जीएस में भी, और दूसरा है कि अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की क्या भूमिका है। तो ये सवाल बन सकते हैं, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो जो कुछ भी भाषा बदल करके सवाल पूछा जाएगा आप उसको बनाने की स्थिति में रहेंगे। तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत की भूमिका और भारत की अंतरिक्ष यात्रा आत्मनिर्भरता से वैश्विक सहयोग तक, तो इस पे आज हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। सबसे पहली बात होती है कि भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है वो कब से आरंभ होती है। तो आज के ही संबोधन में भारत के प्रधानमंत्री ने 1963 का जिक्र किया है। तो 1963 में पहले रॉकेट का जब प्रक्षेपण किया गया था तो उस समय कौन सी संस्था थी। तो 1962 में, वर्ष 1962 में भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको इनको स्पार कहते थे, INCO, इनको SPAR, तो इसकी स्थापना हुई थी। तो इनकी इस संस्था की स्थापना के पीछे एक बहुत ही मशहूर वैज्ञानिक जिनका नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई थी, उनकी दूरदर्शिता थी। तो उन्हें ही भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक भी माना जाता है। और उसके बाद 1969 में इसरो की स्थापना होती है और 1975 में भारत ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट रूस के सहयोग से लॉन्च किया था। लेकिन 1963 में केरल के थुम्बा से पहले रॉकेट का प्रक्षेपण कर दिया गया था। तो आपको स्टार्टिंग का भी याद रखना क्योंकि आज भारत के प्रधानमंत्री ने इसका उल्लेख किया है। तो 1963 में भारत का पहला रॉकेट लॉन्च हुआ था थुम्बा से, केरल से। और उसके बाद 1975 में है जो पहला उपग्रह है। दोनों में अंतर है, ध्यान रखेंगे। ये रॉकेट का प्रक्षेपण किया गया है और 1975 में पहला जो उपग्रह है वो आर्यभट्ट रूस के सहयोग से छोड़ा गया था। उसके बाद 1980 में SLV-3 से रोहिणी उपग्रह का प्रक्षेपण किया गया था और भारत की स्वदेशी तकनीक में वो पहला कदम था। तो भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत हुई बहुत ही सरल शुरुआत से, या अर्ली फेज आप कह दें, उससे लेकर के अभी एडवांस वर्जन में या रिसेंट अचीवमेंट में हम लोग देखें तो स्पेडेक्स और आदित्य L1 तक पहुंच चुके हैं। तो सरल शुरुआत से लेकर वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण में अग्रणी बनने तक की यात्रा भारत की हुई है। तो भूमिका आप ऐसे लिख सकते हैं संक्षिप्त में। उसके बाद भारतीय अंतरिक्ष मिशन की जो उपलब्धियां रही हैं वो चंद्रयान 1 के रूप में चंद्रमा पर जल की उपस्थिति का संकेत मिला था। तो 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा पे क्या किया था कि उसमें पानी के जो अणु थे, मॉलिक्यूल्स थे, उसकी खोज की थी। 2023 में चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव जो साउथ पोल है, और आज साउथ पोल का जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया है। तो भारत के प्रधानमंत्री जब बोल रहे थे, संबोधन उनका जो मैं पढ़ रहा था उसमें चंद्रयान 1 का, चंद्रयान 2 का और चंद्रयान 3 का, इन तीनों का उल्लेख है। तो चंद्रमा 3 के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की और ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश भारत बना है। तो इसका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया। तो आपको चंद्रयान 1 और इसकी उपलब्धि, चंद्रयान 2 और इसकी उपलब्धि, उन्होंने बोला भी है कि चंद्रयान 2 ने भारत में उच्चतम रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजी थी। तो चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 और चंद्रयान 3, इन तीनों को आप अच्छे से याद रखेंगे। और उसके बाद 2014 में पहले ही प्रयास में मंगल तक पहुंचना विश्व रिकॉर्ड, यानी कि मंगल जो MOM है, मार्स ऑर्बिटर मिशन ने भारत को पहले प्रयास में मंगल तक पहुंचाने वाला पहला देश बनाया था। तो आप इस बात को भी याद रखेंगे। और उसके बाद 100+ उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण भारत ने किया और यह एक प्रकार से विश्व रिकॉर्ड बन गया है। तो इसको बहुत अच्छे से आप याद रखिएगा। जैसे देखिए, इसको अगर करंट समसामयिकी से भी जोड़ा जाए तो पहलगाम हमले से जोड़ा जा सकता है। मैं आपको इस पे भी बताऊंगा कि कैसे आपको उससे जोड़ लेना है। तो कहीं ना कहीं भारत की जो अंतरिक्ष की जो उपलब्धियां रही हैं वो जिज्ञासा का, साहस का और सामूहिक प्रगति का प्रतीक है, और ऐसा भारत के प्रधानमंत्री ने आज अपने स्पीच में बोला भी है। तो 1963 से शुरू होकर के आज वैश्विक मंच पर एक महत्वपूर्ण भारत स्थान रखता है। 100+ उपग्रहों का एक साथ प्रक्षेपण भी भारत ने किया है। तो 2017 की ये बात थी जब एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च किया था इसरो ने, और यह एक प्रकार से विश्व रिकॉर्ड बना था। और उसके बाद 400+ विदेशी उपग्रहों का प्रक्षेपण
34 देशों के लिए। तो भारत 2025 तक लगभग जो है 34 देशों के लिए 431 विदेशी उपग्रह लॉन्च करने का भी एक रिकॉर्ड बनाया है और स्वदेशी क्रायोजेनिक इंजन का भी रिकॉर्ड समय में सफल विकास भारत ने किया है। तो ये भारत की कुछ उपलब्धियां रही हैं अंतरिक्ष की, जिसका जिक्र भारत के प्रधानमंत्री ने किया था। इसके बाद भारत का जो आगामी अंतरिक्ष लक्ष्य यानी कि भारत का जो फ्यूचर प्लान है वो क्या है। तो फ्यूचर प्लान से गगनयान मिशन, तो पहला मानव अंतरिक्ष मिशन भारत का होगा। और इसके अलावे देखें तो इसरो और नासा का एक आपस में संयुक्त मिशन भी है और इस मिशन के तहत एक भारतीय अंतरिक्ष यात्री आईएसएस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इस पर मैंने रील भी बनाया है, तो आईएसएस जाएगा। तो वो इसरो और नासा की संयुक्त परियोजना है और एक गगनयान मिशन है जिसके तहत भारत का पहला जो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन इसको कहते भी हैं। 2035 तक भारत अंतरिक्ष स्टेशन स्थापना करने की भी बात कर रहा है। 2040 तक चंद्रमा पर भारतीय की उपस्थिति की बात की, यानी कि जो चंद्रमा है उस पर भारतीय अंतरिक्ष यात्री के पैरों के निशान भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो भारत ने ऐसा लक्ष्य किया है। उसके बाद भविष्य में देखा जाए तो मंगल और शुक्र मिशन भी मंगल और शुक्र मिशन को भी प्रक्षेपित किया जाएगा। तो अंतरिक्ष में अब क्या है कि मानव कल्याण में योगदान कैसे कर रहे हैं। तो मानव कल्याण में मछुआरों को चेतावनी, रेलवे सुरक्षा, मौसम पूर्वानुमान, गतिशक्ति प्लेटफॉर्म, सशक्त शासन और आजीविका वृद्धि में योगदान की बात भारत करता है। यानी कहने का मतलब ये हो गया कि जो अंतरिक्ष है उसका मानव कल्याण में क्या योगदान हो सकता है या सोशियो इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट हो सकता है। तो अगर सोशल एप्लीकेशन की बात की जाए तो इनसेट उपग्रहों के माध्यम से टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन उपलब्ध कराया जा सकता है। मौसम और आपदा प्रबंधन, तो मौसम और आपदा प्रबंधन में भी हम देखें तो बाढ़ हो गया, सूखा हो गया या मौसम पूर्वानुमान हो गया। और इसके अलावा जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद जो मॉक ड्रिल है, तो इसमें रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग किया जाए, जो सुदूर संवेदन जो आज ही हुआ है। तो आज के इस मॉक ड्रिल में देखें तो सुदूर संवेदन डेटा का उपयोग किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी आपको एग्जामिनेशन में लिखने के लिए। इसके अलावे मछुआरों को चेतावनी, कि कृषि और मछुआरे दोनों को साथ में भी आप लिख सकते हैं। तो मछुआरों को चेतावनी या फिर फसल निगरानी की जा रही है इसके माध्यम से। आर्थिक प्रभाव अगर देखा जाए तो सशक्त शासन है, आजीविका में वृद्धि हो जाएगी, इसरो की कम लागत वाली प्रक्षेपण क्षमता है, विदेशी उपग्रह से राजस्व भी मिल जाता है। गति शक्ति और रेलवे की बात की जाए तो उपग्रह से जो डेटा शासन है और सुरक्षा में सुधार हो जाता है। इसके अलावा चूंकि भारत जो है विदेशी उपग्रहों का भी प्रक्षेपण कर रहा है, तो दक्षिण एशियाई उपग्रह अगर प्रक्षेपित करता है तो ये भारत में एशियाई क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग की बात हो गई है। G20 सैटेलाइट मिशन की बात हो गई है जिसमें ग्लोबल साउथ के लिए जलवायु और आपदा प्रबंधन में इसरो का योगदान रहेगा। इसरो और नासा का सहयोग आप लिख सकते हैं। वैश्विक प्रभाव की बात करें तो भारत ने 300 से ज़्यादा उद्योगों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ साझेदारी भी की है। निजी क्षेत्र की बात अगर हम कर लें तो निजी क्षेत्र में 250 प्लस अंतरिक्ष स्टार्टअप की बात की गई है। इसके अलावे उपग्रह, इमेजिंग, प्रणोदन में आदि में इनोवेशन की बात की गई है। युवाओं और महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी की बात की गई है। तो अगर देखा जाए तो अंतरिक्ष का जो ये स्टार्टअप है तो 250 प्लस जो स्टार्टअप है, जैसे मान लीजिए कि अग्निकुल कॉस्मोस हो गया, स्काई रूट एरोस्पेस हो गया, ये सब क्या है, निजी क्षेत्र का है। तो इसके द्वारा उपग्रह प्रौद्योगिकी या प्रणोदन जो प्रणाली है, तो प्रणोदन प्रणाली जिसका बहुत सारा उपयोग है, इमेजिंग में इसका काम आ सकता है, महिलाओं और युवाओं की भूमिका भी है। तो कई सारे मिशन का जो नेतृत्व है वो कहीं ना कहीं समावेशिता की बात करता है। और भारत का जो अंतरिक्ष का जो दृष्टिकोण है वो वसुधैव कुटुंबकम है, यानी कि विश्व एक परिवार है, सहयोग और वैश्विक भलाई पर जोर देगा भारत। G20 सैटेलाइट मिशन ग्लोबल साउथ के लिए उपहार है और दक्षिण एशिया सैटेलाइट क्षेत्रीय सहयोग का उदाहरण है। तो कहीं न कहीं जो भारत है वो अब भारत का जो वैश्विक दृष्टिकोण है वो विश्व एक परिवार के लिए है। और इसका जो लक्ष्य क्या है, तो लक्ष्य होगा वैश्विक ज्ञान को समृद्ध करिए, सामान्य जो चुनौतियां हैं जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, आपदा प्रबंधन हो गया, इसका समाधान करना, भावी जो पीढ़ी है उसको प्रेरित करना हो गया। और हाल के संदर्भ में अगर आप रिसेंट एग्जाम्पल कुछ डालना चाहते हैं तो रिसेंट एग्जाम्पल में हो जाएगा, जैसे मान लीजिए कि चेनाब का पानी, झेलम का पानी, तो इन सब जो डैम प्रोजेक्ट की जो निगरानी है उसमें उपग्रह से प्राप्त डेटा का ही तो उपयोग हो रहा है। और जो स्पेडेक्स की बात की गई थी तो भविष्य के मिशनों के लिए खास करके गगनयान या चंद्रयान 4 उसके लिए आधार भी बनेगा। तो ये भी हो गया।
लेकिन चुनौतियाँ भी हो गई। चुनौतियाँ क्या है कि निजी क्षेत्रों की बहुत सीमित भागीदारी है और इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी हो गया, बजट में कमी रहती है और कंपटीशन कैसे है, अमेरिका, चीन, यूरोप से बढ़ती कंपटीशन भी हो जाएगा। तो ये क्या है, चुनौतियाँ भी पेश करती है। इसके अलावा भारत की अंतरिक्ष नीति का जो मूल तत्व है, वो वैज्ञानिक उन्नति है, मानवता की भलाई है, वैश्विक सहयोग हो जाएगा, है ना, भावी पीढ़ियों को प्रेरणा देना। तो कहीं न कहीं भारत की जो अंतरिक्ष यात्रा है वो वैज्ञानिक नवाचार का, सामाजिक सशक्तिकरण का, वैश्विक सहयोग का प्रतीक है। स्पेसएक्स हो गया, गगनयान हो गया, भविष्य के मिशनों के साथ जो भारत अंतरिक्ष अन्वेषण में है नेतृत्व की दिशा में अग्रसर, यानी कि लीडरशिप जो है उसको करने में भारत अग्रसर है। लेकिन निजी क्षेत्रों की बात अगर की जाए तो उसकी जो भागीदारी है, निवेश बढ़ाने की जरूरत है, आप ऐसा बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अब भारत के अंतरिक्ष नीति का जो मूल तत्व है वो यही सब है। तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इस पे बाद में और भी मैं बात करूंगा और इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लेंगे। धीरे धीरे और भी बात होगी मेरी। थैंक यू।